नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मैं हूं मुकुल शर्मा। बाजार इस हफ्ते में हम आपको बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में मजबूती नहीं लौटी। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 187.75 अंक टूटकर 65,794.73 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह अगर निफ्टी की हम बात करें तो ये 33.40 अंक गिरकर 19,731.80 अंक पर बंद हुआ। इस हफ्ते वहीं रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर लोन को लेकर प्रावधानों को कड़ा करने का भी ऐलान किया, जिसका असर बाजार पर देखा गया। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट विशेषज्ञ। अपना सवाल पूछने के लिए आप कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल। ये नंबर हैं 0112338730 और इसके साथ ही 0112309760। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ये जो नंबर है हम फ्लैश करेंगे। अगर आप कुछ भी सवाल जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा वो सवाल है या किस तरीके से हमने पिछले बाजार की जब हम बात करते हैं पिछले हफ्ते किस तरीके से जो उतार चढ़ाव के साथ कारोबार है वो इसमें दर्ज किया गया और अब क्या जो स्थिति है आगे हम देख पाएंगे। अलग अलग शेयर्स की अगर बात की जाए वहाँ पे किस तरह की स्थिति रही, इनसे हम रूबरू कराएंगे। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र वाधवा जी, प्रेसिडेंट सीआईए। बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र जी। जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से अगर देखा जाए इस हफ्ते को अगर हम देखें, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हमने देखा लेकिन आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा जो बाजार है लाल निशान के साथ बंद हुए। क्या माना जाए कि कौन से ऐसे प्रमुख जो फैक्टर हैं इस बार इस हफ्ते हमने देखे हैं बाजार में? मुकुल जी, पहले तो मैं आज विश्व कप है, अपनी टीम को, भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं जी। और विश्व कप में जीत के आए तो हमारा पूरा जनता का पूरी जी पूरा देश यही दुआ मना रहा है उनकी तरफ वो है। हाँ जी। जी। जैसा आपने पीछे कहा, लास्ट वीक में लास्ट दिन के अंदर 30-35 पॉइंट की डिक्लाइन थी, अदरवाइज पूरा वीक जो है पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुआ था। जी। हम जो एवरेजेस हैं 30 डेज एवरेज और 50 डेज एवरेज उसके ऊपर चल रहे हैं और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में इस हफ्ते जो कमिंग वीक है इसके अंदर हमारे को पॉजिटिव रुझान मिलेंगे और तेजी की तरफ लगता है मेरे को बाजार अगले हफ्ते। और दूसरी बात रही कौन से सेक्टर्स जो इसके अंदर चले हैं, सेक्टर्स उसमें ऑल अक्रॉस काफी सेक्टर्स चले हैं। हमने देखा था कि कॉन्ट्रेरियन सेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर का था, उसने भी पॉजिटिव मूव दिखाए हैं जी। और फार्मास्यूटिकल एक बहुत अच्छा सेक्टर था जिसके अंदर मूव आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी अच्छा मूव था। पीएसयू बैंक्स के अंदर देखा हमने कि काफी अच्छा इसके अंदर पॉजिटिव मूव्स थे। तो मेरे को लगता है ये कंटिन्यू रहेंगे आगे वाले आने वाले वीक के अंदर। जी नरेंद्र जी, और खासतौर से जैसे आपने कहा कि जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो शुरुआत में एक अच्छा रुझान हमने देखा, लेकिन जब रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर जो प्रावधान है कड़ा करने की बात कही थी गुरुवार को, उसके बाद हमने देखा एक जो मंदी है कहीं ना कहीं नजर आई। क्या इसी का असर हम मान सकते हैं ये? बिल्कुल, उस दिन न्यूज थी, फ्राइडे के अंदर न्यूज थी कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है इसके अंदर आरबीआई ने पहले भी अलर्ट करा था, एनपीएस को लेकर चिंता जाहिर करी थी। अब उन्होंने एक ग्राउंड पे एक्शन लिया है कि उसके अंदर जो एडिक्वेसी रेशियो है वो बढ़ा दी है, 125% कर दी है। इसकी वजह से मेरे को लगता है ये सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक रिएक्शन आया था, बट ये बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। टोटल जो इनका एसेट साइज होती है, जो लोन की बुक होती है उसके अंदर बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है और मेरे को लगता है ये शॉर्ट टर्म था, नी जर्क रिएक्शन था न्यूज के ऊपर। कोई इतना बड़ा असर होने वाला नहीं है उनके। जी नरेंद्र जी, और खासतौर से क्योंकि जब हमने देखा त्योहारी सीजन में मोहर ट्रेडिंग भी हुई रविवार में और उसके बाद से ही जैसा आपने कहा कि एक जो पॉजिटिव अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बाजार में नजर आ रही थी। इस बीच और कौन से ऐसे खास सेक्टर जहां जो निवेश है वो हमें कुछ बढ़ता हुआ नजर आया है? देखिए, जो हमारे को लगता है कि इंडिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन रहा है ट्रांसपोर्ट के अंदर, व्हीकल के अंदर। यहाँ पर काफी जो सेक्टर है, टाटा मोटर्स है या बाकी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं,
ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं और इसके अंदर लोगों को देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पर पूरे कंट्री के अंदर देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। रोड जी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ये इन्वेस्टर जो हैं वो इन सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जी। इसमें इनको आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म काफी अच्छे मूव्स मिलेंगे और वेल्थ क्रिएट होगी इन सेक्टर्स के अंदर। बिल्कुल नरेंद्र जी, और कहीं ना कहीं एक जो ग्रोथ है वो हम देख पाते हैं। अगर जैसे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र किया तो वहाँ भी एक जो ग्रोथ है हमें नज़र आ रही है, और उसी का जो असर है, उसी का प्रभाव हम मान भी सकते हैं बाजार पर। बिल्कुल 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 मान सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपने जैसे बोला, सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल एंसिलरी भी है, जी। एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और पीछे हमने देखा है कि चाइना प्लस वन की पॉलिसी है और पूरी सप्लाई चेन जो है जी। उसकी डिपेंडेंस एक कंट्री से हटा के पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि दूसरी कंट्री, और इंडिया मेरे को डेस्टिनेशन लगता है उसका। यहाँ जी। पर काफी आउटसोर्सिंग होगी, काफी इस सेक्टर के अंदर मेरे को लगता है बहुत बड़ा स्कोप है। और जैसे मैंने पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा पूरा इंडेक्स जो देखें, निफ्टी है, सेंसेक्स है, जी। इसकी कंपोजिशन में 30-35% जो है बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो ये बहुत इमर्जिंग सेक्टर, नॉट इमर्जिंग सेक्टर, ये ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और इन्वेस्टर को इसके अंदर जी। जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें वेल्थ क्रिएट होगी। जी नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं इमर्जिंग के साथ जैसा आपने कहा कि एक तरीके से एस्टेब्लिश अब इनको हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ इन्होंने हाल ही दिनों में दिखाई है, और एक कहीं ना कहीं निवेशकों का विश्वास भी जो है वो इनके साथ जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टर जो हैं, बिल्कुल आप देखिए जो सिप्स की फिगर्स आ रही हैं, ये बिल्कुल इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर का बहुत इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है। और कंटिन्यूअसली अब हम जो फॉरेन की रिडम्पशन होती है, फॉरेन एफपीआईज जो सेल करते हैं, उससे हमारी मार्केट्स में फर्क नहीं पड़ता। सिप्स बताती हैं कि इन्वेस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस है मार्केट में, इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और बहुत सारे सेक्टर्स इसके अंदर कवर होते हैं। हमने सिर्फ मार्केट के हिसाब से 3 सेक्टर्स की बात या 4 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इमर्ज करने वाले हैं। जैसे आप देखिए कि सैस जो है, जी। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इसके अंदर भी काफी अच्छा रुझान है इन्वेस्टर्स का। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर रुझान जो हैं वो लगातार नज़र आ रहे हैं। जो हमारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें अगर आपका कोई भी शेयर मार्केट से जुड़ा सवाल है तो वो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज विशेषज्ञ के तौर पर नरेंद्र जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, और ख़ासतौर से न सिर्फ निवेशकों के तहत देखा जाए बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हर अलग अलग क्षेत्रों में भी फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए, या खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वहाँ भी ज़्यादा जो निवेश है वो हम देख पा रहे हैं। जो एमएनसीज की बात करें या जितनी भी और जो विदेशी कंपनी है, कहीं ना कहीं रुझान जो है उनका बढ़ा है अब। देखिए ये सेक्टर है, जो कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या एफपीआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये इन सेक्टर्स में सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। और यही हमने देखा है कि सेक्टर रोटेशन जो है, मुकुल जी मैं बताऊं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जी। और यहाँ पर भी हमने ये फिनोमिना देखा है कि सेक्टर रोटेशन हो रही है, जी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी और फॉरेन इन्वेस्टर से भी। तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ जो एक बेस सेक्टर्स जो हैं जिनकी हम बात अभी कर रहे हैं, पहले जी। करी है, ये तो है ही है, लेकिन और कई सेक्टर्स हैं जो कि जहां पर सेक्टर रोटेशन हो रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन ऐसे में क्योंकि जब वैश्विक बाजार की स्थिति हम देखते हैं, अगर खासतौर से यूएस मार्केट की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, वहाँ पे किस तरह की स्थिति हमने इस हफ्ते देखी है खासतौर से? देखिए यूएस की मार्केट में भी काफी अप ट्रेंड आया है। तो जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने एक इंडिकेट करा था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये ऑलमोस्ट पीक पे हैं और ज्यादा हमारे को लगता नहीं इंटरेस्ट रेट राइज होगा। जी। उसको देखकर, और जो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है वो बड़ा इनकरेजिंग था। इन्फ्लेशन घटी है वहां पर, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब बहुत टाइम के बाद हुआ है। इन्फ्लेशन की फिगर जो है काफी इनकरेजिंग थे। जी। तो पूरे वीक में हमने देखा पॉजिटिव व्यू था मार्केट का, यूएस मार्केट्स का। और उसी का इफेक्ट जो है हमारी मार्केट्स में और बाकी मार्केट्स में देखा गया।
जी बिल्कुल, और इसके खास तौर से जब एशियन मार्केट की भी हम बात करते हैं, किस तरह का प्रभाव जो है खास तौर से सबने देखा, और अब जो आने वाला समय है उसमें और किस दिशा में जो मार्केट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें? देखिए, ये मैंने जैसे पहले बोला कि 30 डेज और 50 डेज एक डीएमए होती है, बड़े इंपॉर्टेंट एवरेजेस होती हैं, हम उससे ऊपर चल रहे हैं। और हमारा पिछला हाई भी जो है, ऑल टाइम हाई जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, 400 450 पॉइंट ऊपर है। जी। तो मेरे को लगता है इसी मोमेंटम के अंदर हम शायद इस जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रीच कर पाएंगे। हम्म। लेकिन एक और केविएट इसके अंदर है, आने वाले टाइम में हमारे यहाँ 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है, तो जी। मार्केट उसका भी व्यू लेती है हम्म। कि वहाँ क्या रिजल्ट आने वाले हैं। जी। तो ये सारी चीजें देखते हुए लगता है मोमेंटम तो ठीक है, और पिछले हाई को हम ऑलमोस्ट रीच करना चाहेंगे, उसको ब्रीच करेंगे। जी और ये मेरे को उम्मीद लग रही है। बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि जो इलेक्शन है उसका भी थोड़ा सा प्रभाव हमें मार्केट पे नज़र आता है, और ख़ास तौर से आज जैसा आप शुरुआत में बात कर रहे थे वर्ल्ड कप का आज फाइनल है, तो क्या उसका भी कुछ असर हम देख पाएंगे इस मार्केट पे? मार्केट का देखिए, मार्केट एक बहुत सेंटिमेंट्स की मार्केट होती है, बट जी। उसके अंदर डाटा भी है। जी। ये सारी चीजें अच्छी हैं, गुड फील गुड फैक्टर देती हैं कि जी। हम देश जो है एक आगे जा रहा है। स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। आप हम्म। देखिए वर्ल्ड के अंदर जो ओलंपिक्स और बाकी गेम्स होते हैं, अमेरिका, चाइना और ये इनके सबसे ज्यादा मेडल्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? कि ये भी एक इंडिकेटर है जी। कि जब आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे होते हैं तो आप एक कहीं डेवलपिंग, मतलब डेवलप्ड नेशन की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हम्म। इंडिया उसी सिचुएशन में है। हम बाकी स्पोर्ट्स के अलावा अपना जो हमारा डोमेस्टिक स्पोर्ट्स है, जी। क्रिकेट, जिसके अंदर सारे पैशनेट हैं, तो वहां पर हम कुछ करेंगे इस साल, इस आज के दिन। तो जी इन सब बिल्कुल। चीजों का फर्क है। बट डाटा जो है, इकोनॉमी की हेल्थ जो है, वो जी। ज्यादा इंडिकेट करती है मार्केट्स के अंदर रादर देन ये। सेंटिमेंट्स के खास तौर से ज़्यादा अगर हम डेटा को देखें तो जैसा आपने कहा कि उस पर ज़्यादा निर्भर करता है, और ख़ास तौर से क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो लगातार हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूती की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है, और अभी 5वें पायदान पर हम काबिज़ हैं, लेकिन जो एक लक्ष्य है कि कितना जल्दी हम तीसरे पायदान पर पहुँच सकते हैं, तो उसी एवज में अगर देखा जाए नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं तमाम जो सेक्टर्स हैं ये पुरजोर कोशिश में भी हैं, और उसी वजह से उसका असर हमें शेयर मार्केट पे भी नज़र आता है, जो उतार चढ़ाव की स्थिति हम रोज़ाना देखते हैं। बिल्कुल इसका असर है। जैसे हम आपने बात करी है कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं। तो मेरी एक स्टडी हमने करी थी कि अगर जैसे यूएस को हम काफी रेप्लिकेट करते हैं, जी। जब वहां पर 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंची थी यूएस के अंदर, जी। तो वहां पर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मार्केट जो है, हम्म। वो 12-13% जैसे हमारा यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 50% हो गई थी। जी। 50% लोगों ने मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हम्म। और पर कैपिटा इनकम $2500 से हम जब $5000 पे आएंगे, तो जी। कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है। ये स्टडी है। हम्म। और इसके अंदर अगर ये होने वाला है तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं कंजम्पशन रिलेटेड। एफएमसीजी है, जैसे हमने ऑटोमोबाइल की बात करी है, हम्म। और इसकी प्रॉक्सी है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर। वो जी। भी सारे ये बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। तो जी। मेरा तो यही सबको सजेशन रहेगा, मेरा सुझाव रहेगा कि अगर इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है तो उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जी। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को अगर वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए। जी बिल्कुल, और लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए कितना प्रतिशत जो निवेश है वो हम मान सकते हैं कि हमारे देश से हो रहा है? जैसा आपने कहा जो अमेरिका है वहाँ का भी उदाहरण दिया, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट की संख्या की अगर बात की जाए तो उसमें तो लगातार इजाफा हम देखते ही हैं, लेकिन कुल प्रतिशत जो है अगर वो देखा जाए वो कहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए, हमारे टोटल डीमैट अकाउंट 13 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, और जी। इसमें यूनिक डीमैट अकाउंट जो है वो 8 करोड़ के हैं। जी। तो 140 करोड़ की जनता में 8 करोड़ जो है, डेफिनेटली उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है हम्म। पिछले कई सालों, 3 सालों के अंदर। हम 2-3 करोड़ से 12 करोड़ तक पहुंचे हैं। जी। बट ये इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी हम 5 और 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो ये फिगर जो है यहाँ से 3 गुना होने के
मेरे को जी। आसार नजर आ रहे हैं, बड़ी जल्दी ये होगी। और इसके अलावा ये पार्टिसिपेशन होगा सरप्लस, एक और फिगर है, हम हम्म। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारी जो हम हाउस होल्ड सेविंग है वो 20 लाख करोड़ की है। जी। 20 लाख करोड़ की हम हर साल सेव करते हैं, जो कि हम्म। चैनलाइज काफी मार्केट्स में होनी शुरू हुई है कई सालों में। जी। तो यही फिगर 50 लाख करोड़ एवरी ईयर हाउस होल्ड सेविंग होगी। हम्म। और वो सेविंग जो है इस मार्केट्स में आएगी, तो आप मार्केट की पोजीशन देखिए क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जी। और ये आउटकम होगी। सारी जगह कंजप्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जी। तो पैटर्न ऑफ जो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, बढ़ता है। हम्म। इसको हम अगर देखें कि यूएस के अंदर कैसा हुआ, जापान में क्या हुआ, तो उसके हिसाब से इंडिया में भी काफी कंजम्पशन बढ़ने वाली है जी। और इन्वेस्टमेंट काफी होगी इस मार्केट के अंदर। जी नरेंद्र जी, लेकिन जब हम सोचते हैं ऐसा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं हम, या जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है उसके तरफ जब हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा पेचीदा लगता है कि जब शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं या म्यूचुअल फंड की बात तक की जाए, जो इन्वेस्ट करना है वो बड़ा पेचीदा लगता है। तो आपको लगता है कि और सरल जिस तरीके से हम उसको बना सकते हैं? देखिए, हमारा रेगुलेटर जो है बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। उन्होंने इन्वेस्टर के लिए अभी हमारे यहाँ पर T+1 सेटलमेंट है, जो कि आगे आने वाले टाइम पर T+0 सेटलमेंट की बात हो रही है। और जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का, वो लाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं। और इसका रिजल्ट हमने देखा है, जो हम डीमैट अकाउंट कह रहे हैं, ये वैसे अपने आप नहीं बढ़े। ये सारे जो ईज ऑफ ऑनबोर्डिंग है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ईज ऑफ ओपनिंग अकाउंट है, ये जी। काफी इसके ऊपर ध्यान दिया गया है रेगुलेटर की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से। हम्म। और उसी का रिजल्ट है कि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो काफी इजीली इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जी। कहीं उसके अंदर हमारे को लगता है अभी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। हम्म। एनआरआई एक बहुत बड़ा चंक है जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन मार्केट में, इंडियन ग्रोथ के अंदर। जी। तो वहां पर भी हमने फ्रॉम द एसोसिएशन साइड बोला गया है, हमने सेबी को बोला है कि वो भी किया जाए, हम्म। उसको भी ऑन बोर्डिंग ऑनलाइन करा जाए। जैसे आज की डेट में हम इंडियन इन्वेस्टर को, इंडियन पब्लिक को ऑन बोर्ड करते हैं ऑनलाइन, और 5 7 10 मिनट के अंदर वो ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। जी। तो हमने रिक्वेस्ट करी है रेगुलेटर को और आरबीआई को कि हमारा जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक बड़ा सेक्टर है एनआरआईज का, उनको भी ऑन बोर्डिंग बड़ी आसानी से करी जाए, जिससे जी। कि ये मार्केट में पार्टिसिपेट करें और इंडियन ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, तो उनके लिए भी जो आसानी है वो हो सके, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रतिशत है, निवेश का प्रतिशत, उसमें भी जो इजाफा है हमें देखने को मिल सके। फिलहाल खासतौर से नरेंद्र जी, क्योंकि इस हफ्ते जो हमने देखा है, एक शुरुआत में जो हल्की तेज़ी है वो भी हमने देखी है बाज़ार में, क्या माना जाए अब जब कल जो बाज़ार है खुलेगा, एक तेज़ी के साथ हम उम्मीद करके चल सकते हैं, हरे निशान के साथ? मेरे को पूरा वीक जो है, अगला वीक जो है पॉजिटिव नजर आता है। और जैसे हमने इंडिकेट करा है, एवरेजेस को बोला गया है, हमने पहले बोला है। और जिस तरह का सेंटीमेंट है और यूएस बाकी मार्केट्स भी दिखा रही हैं, हम्म। तो मुझको लगता है आने वाला वीक जो है काफी पॉजिटिव रहने वाला है। जी। और और खास तौर से यूएस मार्केट की अगर बात की जाए, तो पिछले दिनों एक जब गिरावट का थोड़ा सा दौर चला था, तो उसका असर भी हमने देखा था अपनी मार्केट पे, कई जगह फ़ायदा भी हुआ था। तो वहाँ आने वाले समय में क्या स्थिति हम देख पाएंगे, या एक स्थिरता जो है वो खास तौर से बनी रहेगी? ये जो वीक क्लोज हुआ था, तब न्यूज आई थी कि वहाँ की इन्फ्लेशन जो है, फिगर्स आई थी, जी। और इन्फ्लेशन काफी नीचे आया है, वो बड़ा इनकरेजिंग था। हम्म। और वहाँ की मार्केट्स भी मेरे को पॉजिटिव लग रही हैं, फ्यूचर्स उनके शो कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी जी। ओपनिंग के अंदर। और उसका असर इंडिया में है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल्स पे भी चल रही हैं। जी। और फंडामेंटल्स हमारे फेवर में है, मार्केट के फेवर में है। हम्म। और मार्केट तेज है। जी नरेंद्र जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं जो हमारा डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, इस तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमने देखा है कि जो निवेशक हैं वो बढ़े हैं। कहीं ना कहीं एक जो विश्वास है इन शेयर्स पर भी एक बार फिर से बनता हुआ नज़र आया निवेशकों का। बिल्कुल, जैसे सरकार की नीति रही है, मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, और एक बहुत जो हम इंपोर्ट करते थे चीजें, डिफेंस सेक्टर है जैसे आपने बोला,
और इसके अंदर काफी शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिस्ट करे हैं जी। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के थे, पीएसयू थे, तो वो लिस्टिंग हुई है, उसमें काफी लोगों का इंटरेस्ट रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ी हमारा जो बजट आता है उसके अंदर डिफेंस स्पेंडिंग बहुत सारी होती है, जो कि पहले हम रिपोर्ट करते थे, अब वो डोमेस्टिकली हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी। और इसके अंदर कंटिन्यूस डिमांड है। तो इन्वेस्टर ने बहुत सारे पैसे बनाए भी हैं और आगे भी इसके अंदर बनाएंगे, तो अट्रैक्शन है इस सेक्टर की। जी, और आपके अनुसार नरेंद्र जी किस तरीके से हम इनको आंक सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ यानी जब बाज़ार खुलता है तो हम देखते हैं कि टॉप 5 गेनर या लॉसेस जो हैं वो कौन से रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही टॉप 5 सेक्टर्स की अगर हम बात करना चाहें तो आपके अनुसार वो कौन से रहेंगे? देखिए 3 सेक्टर्स तो हमने बोले ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, एफएमसीजी भी मेरे को लगता है, ऑल्दो उनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है बट अभी उसके अंदर स्कोप है। तीसरा मेरे को बैंकिंग बहुत अच्छा सेक्टर लग रहा है यहाँ से, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान रखें इन्वेस्टर। और फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे सेक्टर हैं। सीमेंट एक बहुत अच्छा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी प्रॉक्सी है। अगर हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है सीमेंट और एक बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा, तो उसके अंदर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो भी एक इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे जो शेयर्स के सेक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट में पूरी तरह रिप्रेजेंटेड हैं, इनके शेयर्स हैं इस मार्केट में, अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो काफी लॉन्ग टर्म वेल्थ बहुत क्रिएट होगी इसके। जी, और जो खासतौर से निवेशक हैं नरेंद्र जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या, क्योंकि अक्सर ये रहता है कि शॉर्ट टर्म में प्लान करके चलते हैं निवेशक के कम समय में ज़्यादा मुनाफा जो है मिल सके, लेकिन जो हमारे अच्छे सेक्टर्स हैं, क्या लंबे समय पे अगर उनमें निवेश किया जाए तो बेहतर रिटर्न्स मिल पाएगा? बिल्कुल, इसके अंदर देखिए हमने बताया है कई बार कि आपके चैनल के अंदर भी कि अगर आप इंडियन स्टोरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। और ट्रेडिंग जो है एक बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं तो उसको ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, टाइम करना मार्केट को बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, मेरा सुझाव यही रहेगा, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है मार्केट में अभी एंटर करना चाह रहे हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, सिप को फॉलो करें। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मैं सलाह दूंगा कि इंडियन स्टोरी बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल अमृत युग के अंदर हैं, 25 साल बड़े यहाँ पर ग्रोथ के हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत सारी वेल्थ क्रिएट होगी इस मार्केट के अंदर। पूरा वर्ल्ड इस मार्केट को देख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर जो देश है विकसित हो पाएगा। और ये ज़रूरी कि इसकी जानकारी के बाद ही जो निवेशक हैं वो आगे बढ़ें। नरेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सुझाव यही रहेगा कि एक और अच्छी बात देख रहे हैं मुकुल जी हम, कि जो नए इन्वेस्टर, खासकर यंगर इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये बहुत पढ़ के आते हैं मार्केट में, बहुत सारा जो लिटरेचर है, बहुत सारा जो मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो मार्केट में एंटर करते हैं वो पढ़ के आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्टडी करते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको टारगेट बेस जो है प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट को। ये बहुत अच्छी चीज हमने देखी है अभी रिसेंट टाइम पे, यंगर इन्वेस्टर इस तरह से इस मार्केट में आ रहे हैं। बाकियों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि जहां वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जरूर जांच लें, उसके आंकड़े जांचें, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अब वो वाला टाइम नहीं है कि सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती थी, इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिक में इजीली अवेलेबल है। तो जहां भी इन्वेस्ट करें, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो उसका जरूर पढ़ लें। और या ऐसे जो चैनल्स हैं जहां पर ये बताया जाता है, जैसे ये वाला आपका चैनल है डीडी न्यूज पे, तो उसको फॉलो करें तो उनको फायदा। बिल्कुल, यानी जांच परख के ही आप निवेश करें और बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। फिलहाल नरेंद्र जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने बाजार इस हफ्ते में किस तरीके से जो बाजार है वो इस हफ्ते में नजर आया। शुरुआत में जो तेजी है वो भी हमने देखी और उसके बाद एक गिरावट का रुख भी रहा।
जो लाल निशान पर बाजार बंद हुए। लेकिन कल जब बाजार खुलेगा, उम्मीद यही की जा रही है कि ना सिर्फ कल बल्कि पूरे हफ्ते एक जो तेज़ी है वो बाजार में नज़र आ सकेगी। अलग अलग सेक्टर्स में जो तेज़ी है वो नज़र आएगी, जिसका सीधा फ़ायदा निवेशकों को मिल सकेगा। फिलहाल आज के लिए बाजार इस हफ्ते में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।